मेरे प्रिय छोटे भाइयों एवं बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस छोटे से प्लेटफॉर्म चाणक्य एज BACB में। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट जो भी है वो पढ़ेंगे, जिससे हमारे बोर्ड एग्ज़ाम 10th में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली। आप बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आप बने रहते हैं आपको बहुत फ़ायदा ही होगा। देखिएगा, हम जिस तरह से पढ़ाते हैं आपको बहुत ही आसानी से लैंग्वेज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि हम लैंग्वेज बनाने में कमज़ोर हैं तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो ये इस रूपरेखा को जी सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना हमको रासायनिक अभिक्रिया का परिचय। रासायनिक अभिक्रिया का परिचय पढ़ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो रासायनिक अभिक्रिया में हमको रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है और दैनिक जीवन के उदाहरण पढ़ना और रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य पहचान पढ़ना है। ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया का परिचय में पढ़ना। उसके बाद हमको रासायनिक समीकरण एवं संतुलन, रासायनिक समीकरण पढ़ना। अगर जो रासायनिक समीकरण संतुलित है उसको संतुलित नहीं करना, अगर नहीं संतुलित रहेगा तो उसको संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण में एक शब्द समीकरण होता है, एक कंकाली समीकरण होता है। और उसके बाद पढ़ना द्रव्यमान संरक्षण नियम, और उसके बाद संतुलन करने का हीट एंड ट्रायल विधि पढ़ना है। इसके बाद हम यह इतना दो ख़त्म करने के बाद, ये दो ख़त्म करने के बाद हमको क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो एक होता है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी एवं रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ना है। उसके बाद उपचयन का दैनिक जीवन में प्रभाव पढ़ना है, जिसे संक्षारण पढ़ना है और विकृत गंधिता की परिभाषा एवं बचाव के उपाय पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन ही पढ़ना है। यहाँ रासायनिक समीकरण है तो ये कुछ नहीं होता, रासायनिक अभिक्रिया कुछ नहीं होता विद्यार्थी जी और मेरे छोटे भाई, ये कुछ नहीं, ये रासायनिक समीकरण ही होता है, रासायनिक अभिक्रिया ही होता है। सॉरी, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण को ही एक दूसरे को ही बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को ही कुछ ही रासायनिक समीकरण बोलते हैं या फिर रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। दोनों एक ही चीज़ होता है और अलग नहीं होता। जहाँ भी रासायनिक परिवर्तन होगा वहाँ रासायनिक अभिक्रिया होगा, जहाँ रासायनिक अभिक्रिया होगा वहाँ रासायनिक परिवर्तन होगा, दोनों साथ साथ ही होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में हम क्या पढ़ते हैं, वैसा पदार्थ जिसके रासायनिक गुण में परिवर्तन हो, जिसके रासायनिक गुण में परिवर्तन हो। वैसा पदार्थ जिसके रासायनिक गुण में परिवर्तन हो उसे कुछ ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आप या फिर जो पुनः वापस न मिले, ये जो पुनः वापस ना मिले, रासायनिक गुण में होता है वैसा पदार्थ। रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बदल जाता है वो पुनः वापस नहीं मिलता है। जैसे A से B बन गया तो वो B से A नहीं बनेगा विद्यार्थी जी। एक होता है रासायनिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में होता है पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन।
पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। इसलिए पदार्थ वापस मिल जाता है। इसलिए पदार्थ पुनः वापस मिल जाता है। इसका जैसे में होगा क्या विद्यार्थी जी, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना। इसका जैसे में होगा मोमबत्ती का जलना। अगर जो मोमबत्ती पिघल जाएगा विद्यार्थी जी, उसको फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं। अगर जो मोमबत्ती जल जाएगा तो उसको फिर से मोमबत्ती हम नहीं बना सकते हैं। तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन है, ये हो गया भौतिक परिवर्तन। इसी प्रकार हम और क्या देख सकते हैं, इसमें होगा क्या, तो बर्फ़ का पिघलना। इसमें होगा क्या, खाने का पचना। खाना पच जाएगा तो उसको वापस से नहीं नलाया जा सकता विद्यार्थी जी, इसलिए इसमें हो जाएगा वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः वापस ना मिले या पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन हो। और भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, वैसा पदार्थ जिसके भौतिक गुण में परिवर्तन हो तथा पदार्थ पुनः वापस मिल जाए, उसे कुछ ही भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को जिस छोटे फॉर्म में दर्शाया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसको क्लीन कर लेंगे। यहाँ से ये स्लो काम कर रहा है। ये अब सही काम कर रहा है। तो इतना हम पढ़ लिए हैं विद्यार्थी जी। अब आगे क्या पढ़ना है, यही देखना है। इतना आपको समझ में आया होगा, हमें आशा है। चलिए तो आगे क्या कहते हैं जो देखेंगे। तो क्या बोल रहा है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ को आपस में क्रिया करके भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात कोई चीज़ जब एक या एक से अधिक, तो देखिए तो A+B लिखिएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, जब एक या एक से अधिक, दो यहाँ है तो इसको क्या लिख सकते हैं विद्यार्थी जी, A+B। इतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है, आप ये याद रखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में A+B = A। अर्थात क्या हुआ, जब एक या एक से अधिक, प्लस के मतलब एक से अधिक, तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण, तो नए पदार्थ का निर्माण क्या हो रहा है, AB। नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुणधर्म, जिसका मतलब AB, इसका गुणधर्म मूल पदार्थ के गुणधर्म A तथा B के गुणधर्म से अलग हो, तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। इसकी मुख्य विशेषता दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक बंध टूटते हैं और नए रासायनिक बंध बनते हैं। निर्मित नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से पूर्णतः भिन्न होता है। अर्थात जैसे आप समझिएगा, हम अगर जो पानी बनाते हैं विद्यार्थी जी, तो क्या बनाते हैं, पहले हम हाइड्रोजन लेते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन लेते हैं, और ये दोनों मिलकर क्या बनाता है विद्यार्थी जी, हमारा 2H2O बनाता है ना। तो इसमें हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है यहाँ। हाँ, तो आप क्या देखिएगा, यहाँ पर ये दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ से टूट के 2H2O बना रहा है। मतलब ऑक्सीजन
हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन खुद ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है। तो इस प्रकार कहता है, तो इसलिए कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में पुराने रासायनिक बंध टूटते हैं और नए रासायनिक बंध बनते हैं, और निर्मित नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से पूर्णतः भिन्न होता है। अर्थात यहाँ हाइड्रोजन को चाहिए ज्वलनशील पदार्थ है, लेकिन ऑक्सीजन ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। इसके उपस्थिति में कोई भी पदार्थ जलता है, लेकिन इसके वो संयोग से H2O मतलब जल बन रहा, वो इसके दोनों के मूल गुण धर्म से बिल्कुल अलग है कि नहीं। एक की उपस्थिति में एक जलता है, और ये क्या करता है ऑक्सीजन, ये जल ये आग को मिहा देगा। तो इसका गुणधर्म अलग है और ये दोनों का गुणधर्म अलग है। इसलिए कहते हैं निर्मित नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से पूर्णतः भिन्न होता है। तो ध्यान दें यहाँ पर, रासायनिक परिवर्तन को आसानी से भौतिक विधियों जैसे बाष्पीकरण, छाना आदि द्वारा उल्टा नहीं जा सकता। मतलब रासायनिक परिवर्तन को आसानी भौतिक विधि द्वारा उल्टा नहीं जा सकता है। जैसे कोई चीज़ बना लिए तो उसको वापस फिर तो उसी चीज़ में लाना आसानी से नहीं होगा विद्यार्थी जी। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है, या फिर रासायनिक समीकरण में जैसे हम बोले भोजन का पाचन रासायनिक समीकरण है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन अर्थात जो पुनः ना मिले, तो भोजन का पच जाएगा, उसके बाद पुनः भोजन मिलेगा नहीं ना विद्यार्थी जी। लोहे पर जंग लग जाएगा, फिर लोहा वैसा पहले के जैसा नहीं हो सकता। दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बनेगा। अश्वसन की क्रिया, ये सभी रासायनिक परिवर्तन है, साथ ही रासायनिक अभिक्रिया भी है। तो रासायनिक अभिक्रिया का ये सब कुछ ये एग्जाम्पल है। तो ये सब क्या है, जैसे में भोजन का पाचन, तो भोजन का कुछ भोजन के पाचन में क्या होता है, जटिल खाद्य पदार्थ एंजाइमों की सहायता से सरल पोषक तत्व में टूटते हैं। अर्थात क्या, जो हम खाना खाते हैं वो बड़े बड़े अणु खाते हैं, उनको छोटे छोटे अणु में कौन तोड़ता है, छोटे अणु में कौन तोड़ता है, छोटे अणु में कौन तोड़ता है, पाचन कर तोड़ता है। कौन तोड़ता है, पाचन की सहायता से उन्हें छोटे अणु में तोड़ा जाता है, ताकि उनसे ऊर्जा प्राप्त हो सके और उनसे ग्लूकोज प्राप्त हो सके, पोषक तत्व प्राप्त हो। और दूसरा होता है क्या, एग्जाम्पल में उसका लोहे पर जंग लगना। अब जब लोहा पर जंग लगता है, तो लोहा पर जंग कैसे लगता है, तो आर्द्रता, नमी और आर्द्रता एवं वायु की उपस्थिति में लोहे पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। और दूध से दही बनना, लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा, कौन भी जीवाणु द्वारा, तो इसको आप याद रखिएगा विद्यार्थी जी, लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा दूध से शर्करा का किण्वन करके दही बनता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में बोलेगा दूध से दही कौन जीवाणु बनाता है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु बनाता है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद श्वसन की क्रिया, तो श्वसन की क्रिया भी ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में कुछ ही हो जाए ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जिससे हमारा शरीर जिस ऊर्जा का उपयोग करके सभी शरीर में होने वाली पारस्परिक क्रियाओं को क्रियान्वित करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण एवं पहचान, अगर जो हम देखेंगे हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक परिवर्तन हुआ तो उसको किस तरह से पहचान सकते हैं, तो उसके निम्न तरीका है। सबसे पहला क्या है विद्यार्थी जी, अवस्था में परिवर्तन। अगर जो कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो उसके अवस्था में परिवर्तन होगा। अर्थात हम क्या लिखे थे, H2 + O2 मिल के दोनों क्या बनाता है, H2O। तो हाइड्रोजन क्या है, गैस, ऑक्सीजन क्या है, गैस, लेकिन गैस प्लस गैस मिल के यहाँ क्या बना दिया है, लिक्विड मतलब तरल। पानी क्या है, तरल है ना, जल, H2O जल। तो ये कौन सा पदार्थ है, तरल पदार्थ है। तो अवस्था में परिवर्तन होता है विद्यार्थी जी। अगर जो C+O2 लिखते हैं, कार्बन क्या है, कार्बन एक ठोस अवस्था है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, गैस। ये दोनों आपस में मिलता है तो क्या बनाता है, CO2 प्लस ऊर्जा देता है। अगर जो CO2 को चाहिए तो ये भी गैस है। तो देखिए, तो यहाँ सॉलिड प्लस गैस मिलके मतलब ठोस और गैस मिलके यहाँ क्या गैस बना रहा है। इसी प्रकार जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके
अवस्था में हमेशा परिवर्तन होगा। जैसे गैसों से द्रव का बनना, जैसे अवस्था में परिवर्तन, गैसों से द्रव का बनना। हाइड्रोजन क्या है? गैस। ऑक्सीजन क्या है? ये दोनों को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? H2O, मतलब जल। रंग में परिवर्तन, रंग में जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगा वहाँ वहाँ रासायनिक परिवर्तन के साथ उसके रंग में परिवर्तन हमेशा होता है। तो लोहे की कील डालने पर सफ़ेद कॉपर सल्फेट के नीले रंग का हरा होना। लोहे की कील डालने पर कॉपर सल्फेट का नीले रंग का हरा होना। लोहा के कील कोचिंग में लोहा के कील क्या, लोहा के कील कब डालते हैं? कॉपर सल्फेट के नीले, लोहे की कील डालने पर कॉपर सल्फेट के नीले रंग का हरा होना। कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर जो लोहे के कील डालते हैं तो कॉपर सल्फेट के नीला रंग होता है, जो कैसा हो जाता है विद्यार्थी जी? हरा हो जाता। और उसके बाद क्या? गैसों का निकासन या उत्सर्जन। या तो गैस उसमें उत्सर्जित होगा या तो गैस निकलेगा या तो उत्सर्जित होगा, दोनों सेम ही बात ही है। तो जैसे जस्ते पर अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस निकलता है। जस्ता मतलब Zn। आप प्लस कुछ ही अम्ल डालने पर अगर जो H2SO4 डालते हैं, ये Zn जिंक हो गया, ये कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अगर जो ये अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। कहा कि देखिए Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 बराबर होता है ZnSO4 प्लस H2। जब अर्थात जब जिंक के अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो जिंक SO4 ये क्या हो गया? बन गया विद्यार्थी जी लवण तथा क्या? हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। इसी अभिक्रिया को हम कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? आप एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़िएगा तो उसमें पढ़िएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये कौन सा अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल को किसी धातु के साथ जब अम्ल को किसी धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है। ये क्या है? जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस देता। उदासीनीकरण अभिक्रिया में जब अम्ल प्लस क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया करता है। उदासीनीकरण लवण बनाता है, तो इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ कैसे गैसों का उत्सर्जन कौन में अथी हो रहा है? जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है। तापमान में परिवर्तन, अगर जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो तापमान में परिवर्तन हमेशा होगा। तो चूने के पानी में मिलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो हम लोग जो घर को पेंट करने के लिए जो चूना लाते हैं पोतने के लिए, उसको जो पानी में डालते हैं विद्यार्थी जी, तो वो लाते हैं CaO, उसको क्विक लाइम या बूझा चूना हुआ, उसे बिना बूझा चूना कहते हैं। जब इसको पानी में डालिएगा विद्यार्थी जी तो ये बनाएगा CaOH के होल ट्वाइस, और साथ में आपको ढेर सारा ऊर्जा मिलेगा। तो ये हो गया तापमान में परिवर्तन, जब चूने में पानी मिलाने पर ऊष्मा का उत्पन्न होता है। आइए अवक्षेप का निर्माण। अबिलेय ठोस अवक्षेप का बनना। कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन में क्या बनता है? अबिलेय ठोस। जो पानी में नहीं घुलता उसे अबिलेय ठोस कहते हैं, या फिर अवक्षेप ही उसे बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं उसको एक्वस, AQUOUS। इसको दर्शाते हैं विद्यार्थी जी AQ से। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सबसे पहले अब आते हैं मैग्नीशियम रिबन। तब मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, ये तो सफ़ेद लौ के साथ जलता है। कौन सा लौ? सफ़ेद लौ के साथ जलता है और सफ़ेद चूर्ण प्रदान करता है। सफ़ेद चूर्ण प्रदान करता है हमें। तो यही है, यह क्या बोला? 3 से 4 मीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमोल में साफ करके
बर्नर पर जलाया जाता है। रेगमॉल से साफ क्यों करते हैं? तो क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्षारीय परत को हटाने के लिए, ताकि यह वायु के संपर्क में आ सके। मैग्नीशियम रिबन चमकदार श्वेत ज्वाला मतलब वाइट फ्लेम के साथ जलता और श्वेत चूर्ण प्रदान करता है। देख रहे हैं ये वाइट फ्लेम के साथ जल रहा है और कौन सी श्वेत चूर्ण प्रदान करता है। जो MgO होता है इसको लिख सकते हैं MgO या 2MgO। यहाँ 2 ऑक्सीजन तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 मैग्नीशियम तो यहाँ मैग्नीशियम 1 है, तो इससे 2 गुना कर देंगे। ये हो गया हमारा कौन संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी प्रकार अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। तो अब हमारा आ गया रासायनिक समीकरण। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको शब्द समीकरण या प्रतीकात्मक रासायनिक समीकरण में लिख सकते हैं। तो लेकिन जो हमारे प्रचलन में वो कौन प्रतीकात्मक रासायनिक समीकरण ही ज़्यादा चलता है आजकल हमारे डेली लाइफ में, और ये पूरा सगरो चलता है, सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सर्वमान्य है। तो शब्द समीकरण है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में व्यक्त करते हो तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा था विद्यार्थी जी। यह विधि कुछ ही है, अगर जो आप शब्द समीकरण लिख कर दर्शाइएगा तो यह लंबी विधि होती है, आसान सी बात है। इसलिए प्रतीकात्मक समीकरण का उपयोग किया जाता है। प्रतीकात्मक समीकरण का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्योंकि वह कुछ ही शॉर्ट विधि है, संक्षिप्त है। ये यहाँ देखिए प्रतीकात्मक रासायनिक समीकरण है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों और प्रतीकों द्वारा संक्षेप में दर्शाना ही प्रतीकात्मक रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे Mg+O2 को ऑक्सीजन से अभिक्रिया, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा रहे हैं तो कितना 2MgO। आप इसको इतना शॉर्ट में लिख रहे हैं विद्यार्थी जी, इतना में आप तो सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड ही दोनों, इतना जितना में यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है उतना में आप पूरे रासायनिक अभिक्रिया को लिख दिए हैं। इसलिए यह कुछ ही है, यह विधि संक्षिप्त है, सटीक है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ही सर्वमान्य है। इसलिए हम ज़्यादातर यूज कौन सा करते हैं? प्रतीकात्मक रासायनिक समीकरण। अगर जो आपको एग्जाम में रासायनिक समीकरण लिखने का आएगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कौन किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों और प्रतीकों द्वारा संक्षेप में दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यह विधि संक्षिप्त विधि सटीक तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य है। उसके बाद आप एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा, Mg+O2 बराबर 2MgO। आप इसको यहाँ क्या करिएगा विद्यार्थी जी, संतुलित करिएगा या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर जो संतुलित करने के लिए बोलेगा तो संतुलित के लिए कीजिएगा, नहीं तो आप ये दर्शा दीजिएगा। ये दर्शा रहा है कुछ ही रासायनिक समीकरण को। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं अभिकारक एवं उत्पाद। तो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है विद्यार्थी जी? एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है। तो जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अभिकारक कहते हैं। क्या? अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं विद्यार्थी जी? तो उत्पाद। और ये एरो हमारा क्या दर्शाता है? अभिक्रिया की दिशा, मतलब रासायनिक अभिक्रिया कौन दिशा से कौन दिशा में हो रहा है, जो किधर से हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। मतलब एरो के लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखाएगा? अभिकारक, और राइट हैंड साइड उत्पाद। तो इसको क्या लिख सकते हैं? LHS, इसको RHS। तो यही देखिए अब अभिकारक पढ़ना है। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। इन्हें रासायनिक समीकरण में 3 तीर के निशान के बाईं ओर LHS में लिखा जाता है, जहाँ पर इधर लिखे हैं। ये 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के बीच धन चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, जैसा कि हम लगाए हैं विद्यार्थी जी। सेम ऐसे ही होता है, अगर जो उत्पाद 2 या 2 से अधिक का उत्पाद बना हो तो उनके बीच भी प्लस का चिन्ह लगाएंगे। जैसे A+C बन गया हो A+B के साथ, तो A+C लिखेंगे। तो 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनेगा तो उनके बीच प्लस के चिन्ह, 2 या 2 से अधिक अभिकारक भाग लेगा तो उनके बीच भी प्लस का चिन्ह। तो उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है। तो रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के दाईं ओर RHS लिखा जाता है। ये तो उत्पाद किधर लिखा जाता है? तो रासायनिक तीर के निशान के दाईं ओर लिखा जाता है उत्पाद।
दो या दो से अधिक उत्पादों के बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, जैसा कि यहाँ लगाया गया है Zn+H2SO4। ये हमारा कौन सा अभिक्रिया है, तो ये हमारा अम्ल प्लस धातु। जब अम्ल का अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं विद्यार्थी जी, धातु। जहाँ हमारा कौन सा अम्ल है, ये देखिए हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, और ये हमारा क्या है, जिंक। तो इसमें हमको ये अम्ल प्लस धातु नहीं देखना है, हमको देख रहा है ये सिंपल सी रासायनिक अभिकारक में ये क्या हो गया, ये अभिकारक हो गया जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया हो, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना इसे कुछ कहेंगे उत्पाद। तो उत्पाद में हमारा क्या बना है, जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। ये इसको बोलते हैं विद्यार्थी जी गैस, जो ऊपर मतलब उड़ रहा है। तो गैस हमेशा उड़ते रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गैस। तो ZnSO4 क्या हो गया, ये लवण हो गया। अगर जो आप चलिएगा लवण हो जाएगा किस में, तो अम्ल प्लस धातु। देखिए यहाँ अम्ल, ये हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक धातु हुआ, तो आपस में अभिक्रिया करके लवण प्लस क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये लवण दे दिया, ये हाइड्रोजन गैस। इसको हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। अब आ गया कंकाली रासायनिक समीकरण, या इसको बोल सकते हैं कुछ असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित समझने से पहले आपको संतुलित समझना होगा विद्यार्थी जी। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जब अभिकारक एवं उत्पाद में कुछ ही परमाणु संख्या, क्या, अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कुछ ही हो बराबर हो, कुछ ही की संख्या, अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कुछ ही हो बराबर हो, परमाणुओं की संख्या बराबर हो, या फिर कुछ ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अभिकारक एवं उत्पाद का द्रव्यमान बराबर हो, जिसमें ये अभिकारक का सब जितना भी परमाणु रहेगा सबका द्रव्यमान, और उत्पाद में सभी परमाणु का द्रव्यमान हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए विद्यार्थी जी। तो इसको कौन सा समीकरण कहते हैं, संतुलित समीकरण। जैसे अब यहाँ हाइड्रोजन गैस की किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं, ऑक्सीजन से। तो क्या बना रहा है, H2O। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2। तो यहाँ से 2 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना ऑक्सीजन हो गया, 2। लेकिन हाइड्रोजन 2 दूनी 4, तो यहाँ 2। तो ये हमारा समीकरण जो बना, ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया। अर्थात इसमें कितना परमाणु है, देखिए हाइड्रोजन के 4 परमाणु, तो इसमें भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, तो ऑक्सीजन के भी कितना परमाणु हो गया, 2। यहाँ से गुना है तो 2 परमाणु। तथा इसके सभी जितना भी अभिकारक एवं उत्पाद में दोनों है, सबके परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। ऑक्सीजन के 8 दूनी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। तो 16 दूनी 32, और इधर क्या हो गया, 32, 2 दूनी 4, 32 से 4 36 हो गया, और इधर आपका परमाणु द्रव्यमान निकालिएगा तो 36 आएगा। कितना, 4 ऑक्सीजन का 4, और 16 दूनी 32, 4 36। इधर भी परमाणु द्रव्यमान 36, तो 36 बराबर 36। इसलिए कहते हैं संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, जिसके अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणु द्रव्यमान अर्थात परमाणुओं की संख्या कुछ हो बराबर हो, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। यहाँ पर बोला गया कंकाली रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसमें क्या होगा, अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या तथा परमाणु द्रव्यमानों की संख्या कौन-सी होगी, असमान होगी, मतलब बराबर नहीं होगी। तो यहाँ क्या, यही देखिए लिखा है, यदि किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर अर्थात LHS तथा RHS में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो, तो ऐसे समीकरण को असंतुलित समीकरण या कंकालिक रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण, लोहे के भाप के साथ अभिक्रिया। आप बोलिएगा विद्यार्थी जी ये तो तरल है, तो H2O होता है, जो गैस के भी रूप में भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिक्विड के रूप में भी लिख सकते हैं, इसको सॉलिड के रूप में भी लिख सकते हैं, इसको तीनों रूप में लिखा जाता है। अगर जो गैस के रूप में देखना है तो ये क्या हो जाएगा, वाष्प। अगर जो लिक्विड के रूप में देखना है तो क्या हो जाएगा, पानी। अगर जो आपको ठोस के रूप में देखना है तो क्या हो जाएगा, बर्फ।
तो ये तीनों रूप में इसे लिखा जाता है, अब ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, आयरन का ऑक्सीजन को चाहिए वाष्प के साथ कराते हैं तो कुछ Fe3O4 प्लस H2O बनाता है। तो ये कौन सा समीकरण है, असंतुलित समीकरण। आप देखिएगा कैसे विद्यार्थी जी, Fe3, यहाँ कितना आयरन, 3 आयरन, लेकिन यहाँ कितना आयरन, 1 आयरन। तो इसमें आयरन के परमाणु संख्या बराबर नहीं है, तो इसलिए ये कौन सा समीकरण है, असंतुलित समीकरण। इसमें कितना ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, ये भी असंतुलित है। इसमें 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ये संतुलित है। बाकी ये और ऑक्सीजन असंतुलित है, इसलिए ये कौन सा समीकरण है, कंकाली रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो यही लिखा है। यहाँ LHS में Fe का परमाणु 1 है, जबकि RHS में Fe का परमाणु 3 है, अतः यह कंकाली समीकरण है। नोट, कंकाली समीकरण केवल अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व एवं यौगिक के रासायनिक सूत्र का ढांचा प्रदान करता है, यह संतुलित समीकरण नहीं बताता। तो संतुलित समीकरण का महत्व, अगर जो संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण का महत्व, संतुलित और असंतुलित समीकरण का महत्व पढ़ना है इसमें। तो असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पढ़ना। तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का विनाश होगा, ना ही द्रव्यमान ना तो विनाश होगा और ना ही द्रव्यमान का निर्माण होगा, ना ही निर्माण होता और ना ही विनाश। अर्थात कुछ रासायनिक अभिक्रिया के पहले मतलब अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद में प्रत्येक में परमाणुओं की कुल संख्या बराबर होती। अर्थात क्या, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या कहता विद्यार्थी जी, किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का ना तो विनाश होगा ना ही उत्सर्जन होगा, अर्थात उत्पाद एवं अभिकारक में परमाणु द्रव्यमान बराबर होगा, या फिर इसको ही बोल सकते हैं कुछ उसके अभिकारक एवं उत्पाद में प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या क्या होगी, बराबर होगा अभिकारक एवं उत्पाद में। तो सबसे पहले कुल द्रव्यमान नियत हो। रासायनिक, अगर जो संतुलित रासायनिक समीकरण देखना, संतुलित रासायनिक समीकरण देखना विद्यार्थी जी, तो उसमें कुल द्रव्यमान नियत रहेगा, मतलब कांस्टेंट। जितना रिएक्टेंट मतलब अभिकारक में होगा उतना ही उत्पाद में होगा, जितना परमाणु संख्या अभिकारक में होगा उतना उत्पाद में होगा। समीकरण संतुलन आवश्यक क्यों है, क्योंकि नियम को संतुष्ट करने के लिए समीकरण को संतुलित करना अनिवार्य है। कौन सा नियम, तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसे कौन दिया था, तो इसे लवॉसियर ने दिया था, लवॉसियर ने इसे दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का उत्सर्जन होता है ना ही विनाश होता है। तो इसको संतुलित करने के लिए, इसको संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलन करना आवश्यक होता है विद्यार्थी जी। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का सबसे बेस्ट मेथड है कौन सा, तो हीट एंड ट्रायल विधि। ये आपका एग्जाम में पूछता है, सबसे बेस्ट मेथड रासायनिक समीकरण को संतुलन करने के लिए सबसे बेस्ट विधि, तो हीट एंड ट्रायल विधि। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे हम यहाँ बनाते हैं असंतुलित एक रासायनिक समीकरण लिखते हैं, तो कौन सा लिखते हैं, Mg+O2। तो इसमें क्या लिखेंगे विद्यार्थी जी, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है ना, तो सूचकांक में सबसे पहला स्टेप असंतुलित समीकरण को संतुलित करना का चाहिए, सूचकांक बॉक्स, मतलब प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना ले और बॉक्स के अंदर कुछ भी ना बदलें। अर्थात ये जो Mg है और O2 है, इसके चारों ओर बॉक्स बना लेंगे अभिकारक एवं उत्पाद दोनों के तरफ, और इसके अंदर अब कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, जितना भी कार्य करना है सब इसके बाहर करना है, इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बोला परमाणु तालिका बनाएं, अभिकारक एवं उत्पाद की ओर दोनों का परमाणु तालिका बनाना विद्यार्थी जी। तो इधर देखिए ये एरो है, तो एक पट्टी अभिकारक एक पट्टी उत्पाद, तो परमाणु तालिका बनाएंगे। यहाँ Mg, यहाँ O2, इधर 2 ही है, इधर भी क्या है Mg और O2। उसके बाद MgO2 बना लिए। अब इधर कितना ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, ये O2 नहीं खाली ऑक्सीजन का बनाना है, तो इधर कितना ऑक्सीजन है तो 2, इधर कितना,
इधर कितना मैग्नीशियम है, एक। इधर कितना ऑक्सीजन है, तो एक। अब देखेंगे इधर कितना ऑक्सीजन था, दो ने, तो इधर ऑक्सीजन कितना था, एक। तो इसको क्या करेंगे विद्यार्थी जी, 200 गुना करेंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो इधर 2 गुना करेंगे तो 2 यहाँ से गुना करेंगे तब ऑक्सीजन 2 गुना हो गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन यहाँ 2 mg, लेकिन मैग्नीशियम कितना है यहाँ पर है, मैग्नीशियम इधर 2 है, इधर मैग्नीशियम कितना है, 1। तो इधर अभी मैग्नीशियम इधर से गुना हो गया, 2 मैग्नीशियम बन गया, लेकिन इधर मैग्नीशियम 1 है, तो इधर भी 2 से गुना कर देंगे, अर्थात यहाँ दे देंगे क्या, 2 से गुना कर देंगे। तो ये कौन सा हो गया, संतुलित समीकरण। परमाणु तालिका बनाएंगे, इस प्रकार संतुलन कर लेंगे। अब बोल रहा है अधिकतम परमाणु, तो सबसे पहले अधिकतम परमाणु किसका था, ऑक्सीजन का न, तो सबसे पहले इसको संतुलन करना है। जिस प्रकार यहाँ किए थे, इधर कितना ऑक्सीजन था, 2, इधर कितना ऑक्सीजन था, 1। तो इसको पहले कितना किए, 2, इधर 1 से 2 से गुना किए, तो 2 इसमें गुना होगा, तो 2 यहाँ गुना किए विद्यार्थी जी, तो कितना 2 से गुना हो गया, तो ये 2 ऑक्सीजन बन गया। लेकिन mg में भी तो 2 से गुना हुआ, तो इधर तो यहाँ 2 से गुना किए, तो इधर भी 2 से गुना कर दिए, तो ये हो गया कौन, अधिकतम परमाणु वाला पहले संतुलन हो गया। अब जांच की पुष्टि, अब जांच की पुष्टि मतलब देखना विद्यार्थी जी, इधर इस साइड परमाणु और मैग्नीशियम के कितना परमाणु है, इस साइड मैग्नीशियम के कितना परमाणु है। तो देखिए, तो मैग्नीशियम 2 से गुना है तो 2 परमाणु मैग्नीशियम के, तो इधर भी मैग्नीशियम के 2 परमाणु बराबर है। इधर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के 2 परमाणु, और इधर देखिए तो 2 गुना O है, तो ऑक्सीजन के साथ भी 2 परमाणु, इसलिए संतुलित है। तो जांच एवं पुष्टि भी हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, सूचकांक के चारों ओर बॉक्स बना लेना और बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करना। उसके बाद परमाणु तालिका बना लेना, अभिकारक का अलग और उत्पाद का अलग। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होती जिसका अधिकतम परमाणु होगा पहले उसको संतुलन करना। उसके बाद जाँच एवं पुष्टि कर लेना कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है ना, अभिकारक एवं उत्पाद में। अगर जो है तो ठीक है, नहीं तो संतुलन कर लेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट आगे, भौतिक अवस्था का संकेत। अगर जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अधिक पूर्ण सूचना युक्त पूर्ण, यही बोल रहा है, किसी रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारक एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखते हैं। अर्थात कुछ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O बना रहा है विद्यार्थी, तो इसकी अवस्था लिखेंगे। तो हाइड्रोजन कौन सी अवस्था में पाया जाता है, गैस। तो ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तो गैस। लेकिन H2O मतलब वाटर कौन सी अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड। तो ये अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को, तो उसका क्या लिखते हैं, अवस्था लिखते हैं, अवस्थाओं का संकेत लिखते हैं। जैसे सॉलिड का लिखना है तो सॉलिड का क्या लिखेंगे, S। तरल या लिक्विड का लिखना है तो उसको क्या लिखेंगे, L। गैस का लिखना है तो क्या लिखेंगे, G। जलीय विलयन का क्या लिखना है तो क्या लिखेंगे विद्यार्थी जी, एक्वस। क्या, एक्वस। इसी प्रकार सॉलिड लिक्विड गैस, तो यही लिखा गया। अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे ताप, दाब एवं उत्प्रेरक तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। अगर जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर जो तेज करना है, मतलब तीव्र बनाना है विद्यार्थी जी, तो उसमें उत्प्रेरक या प्रेशर या टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो उसको क्या लिखेंगे, यहाँ तीर के ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा ना तो पीछे लिख सकते हैं ना तो आगे लिख सकते हैं, हमेशा एरो के ऊपर या नीचे लिखना अनिवार्य होता है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है। तो सबसे पहले हमें कौन सा अभिक्रिया पढ़ना है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में मतलब A+B 2 अभिकारक मिलके कुछ एक उत्पाद बना रहा है, तो इसको कौन अभिक्रिया कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जब एक या एक से अधिक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक नए उत्पाद बनाते हैं, उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AB टूटकर क्या बनाएगा, A+B। अब विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं विद्यार्थी जी, यहाँ AB+C है। अगर जो C अधिक अभिक्रियाशील किससे है, A से, तो ये B को अपने पास बुला लेगा, तो ये BC+A बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, जब दो पदार्थों के आयनों के बीच परस्पर बदल जाए, AB+CD आयन परिवर्तित कर ले, तो क्या बना देगा,
AC प्लस BD बना देगा विद्यार्थी जी। इसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। द्विविस्थापन को इसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? तो विस्थापन अभिक्रिया को संयोजन वियोजन अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया को इस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन एवं अपचयन, इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन हटता है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है। ऊष्मा के आधार पर, अब ऊष्मा के आधार पर निम्न प्रकार के ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा अभिक्रियाएं पढ़ेंगे विद्यार्थी जी। अब चलते हैं सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में कहता हुआ रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद या एकल उत्पाद या कुछ ही सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात A प्लस B मिलके क्या बना रहा हो? AB। जैसे इसको क्या पढ़ सकते हैं विद्यार्थी? H2 प्लस O2 मिला के क्या बना रहा है? H2O, क्या? जल। तो इसको कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। लेकिन हमारा ऑक्सीजन 2-3 एग्जाम्पल याद कर लेना है विद्यार्थी। एक H2 प्लस O2 बराबर H2O और एक Mg प्लस O2 बराबर क्या? अभी न पढ़े, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये 1, 2 और ये 3। तो यहाँ क्या बोल दिया? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? बिना बूझा चूना या क्विक लाइम। इसको लिख लीजिएगा। ये पूछता है बिना बूझा चूना का सूत्र बताएं। बिना बूझा चूना, इसको ही बोलते हैं बिना बूझा चूना। या फिर बोल देगा क्विक लाइम, QIC के क्विक लाइम का सूत्र बताएं। रासायनिक सूत्र तो CaO। जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया बनाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसको क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब प्लस में क्या मिलता? ऊष्मा। तो यही बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिना बूझा चूना जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता और अत्यधिक मात्रा में कुछ ऊष्मा उत्सर्जन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ ऊष्मा। तो जब हम इसको लाते हैं और पानी में डालते हैं तो ये खोलने लगता है पानी, तो कुछ ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा होता है। तो इसलिए इसको कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। और इसमें याद क्या रखेंगे? संयोजन अभिक्रिया को ही क्या? संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यहाँ पर भी देख रहे थे विद्यार्थी, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहा है तो श्वेत लौ के साथ जल के और सफ़ेद चूर्ण बना रहा था, श्वेत चूर्ण बना रहा था। तो वहाँ पर भी ऊष्मा निकल रहा था विद्यार्थी जी। और यहाँ H2 प्लस O2 के भी जलाते हैं तो यहाँ कुछ ही ऊष्मा निकलता है। और आगे चलेंगे तो देखेंगे। फिर कौन सा है? दीवारों की सफ़ेदी। जब क्विक लाइम मतलब CaO को लाते हैं या बिना बुझा चूना का और जल के साथ इसका अभिक्रिया करवाते हैं तो CaOH के होल ट्वाइस बनाता है। और प्लस में क्या बनाता है विद्यार्थी जी? प्लस में हमको क्या? ऊष्मा देता है। और जब यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पर पेंट कर देते हैं, चूना लाते हैं बाजार से, उसको घोल कर दीवार पर पेंट चढ़ा देते हैं, तो CaOH के होल ट्वाइस जो रहता है ना विद्यार्थी जी, ये किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? CaCO3। क्या? CaCO3 प्लस में क्या? H2O बना के जल बना लेगा। और जल से ये क्या हो जाएगा? गैस बन के बाष्पीकृत बन के कुछ हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो क्या बना लेगा? CaCO3। अगर जो CaCO3 बना लिया तो इसको क्या बोलते हैं? ये किसका सूत्र है? ये संगमरमर का सूत्र है। किसका? संगमरमर या मार्बल का भी बोल सकते हैं इसको।
तो यही लिखा है, बिना बुझे हुए चिन्ह CaOH के विलयन का उपयोग करके दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। या वायु में उपस्थित CO2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की पतली चमकदार परत बना लेता है। नोट, संगमरमर में रासायनिक सूत्र भी कुछ CaCO3 ही होता है। सफ़ेदी करने में 2-3 बाद यह दीवारों पर चमक आ जाती है। यही CaCO3 से कुछ बना रहता है। अंडे का आवरण जो ऊपर वाला रहता है विद्यार्थी जी, अंडे का आवरण किसका बना रहता है? CaCO3 का बना रहता है। और नेक्स्ट चलेंगे और आगे पेज पर देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिन अभिक्रियाओं में जिन अभिक्रिया के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो अभी जैसे हम क्या देखे थे, एक देखे थे Mg प्लस O2 2MgO, अब प्लस M, एक और क्या देखे थे CaOH के, सॉरी ये CaO प्लस H2O। तो ये क्या बना रहा था? CaOH के होल ट्वाइस, अब प्लस में क्या विद्यार्थी जी? ऊर्जा। तो ये इसको इन सब अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यही साथ में कब चीज़ दिया है? ये दो याद रखना। प्राकृतिक गैस का दहन, ये आपको पूछेगा एग्जाम में। प्राकृतिक गैस का दहन कौन सा अभिक्रिया? तो ऊष्माक्षेपी, अर्थात इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अर्थात CH4 कौन सा गैस? मीथेन गैस। इसको कौन सा गैस बोलते हैं? मीथेन गैस को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O प्लस कुछ ही बनाता है, ऊर्जा। और साथ में श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब ग्लूकोज CHO CH12 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ते हैं तो कौन सा? CO2 प्लस 6H2O साथ में कौन सी ऊर्जा देता है? तो ये दो याद रखिएगा। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, कैसे लिखने के लिए बोल देगा, या फिर प्राकृतिक गैस का दहन कौन सा अभिक्रिया है जो दे देगा। ये दोनों आपको याद रखना और आसानी से लिख लेंगे एग्जाम में। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? जब विद्यार्थी जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यही लिखा है, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर या विघटित होकर दो या दो से अधिक सरल उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, इसे या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो AB प्लस टूट के क्या बना रहा है? A प्लस बी बना रहा है, अर्थात इसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? इसको तोड़ने के लिए हमेशा ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? इसलिए इसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी? ऊष्मा शोषी। कौन सी? तो ऊष्मा शोषी। और साथ ही वियोजन है तो ऊष्मा शोषी, और संयोजन रहता तो ऊष्माक्षेपी। संयोजन अभिक्रिया रहता तो कौन सा विद्यार्थी जी? अभी पीछे पढ़ें क्या? संयोजन अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी, मतलब उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है लेकिन इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होता है। एक ऊष्मीय वियोजन जिसमें हम ऊष्मा देते हैं, एक वैद्युत वियोजन मतलब जिसमें करंट से ऊष्मा देते हैं, एक प्रकाशीय वियोजन जिसमें सूर्य से ऊष्मा मिलता हो। तो ऊष्मीय वियोजन में ऊष्मा द्वारा विघटन, और विद्युत अपघटन में विद्युत धारा और सूर्य के प्रकाश के द्वारा विघटन। तो चलिए चलते देखते हैं। सबसे पहले ऊष्मीय विघटन। ऊष्मीय विघटन में फेरस सल्फेट का विघटन, तो इसको क्या लिखेंगे? FeSO4 × 7H2O। अगर जो विद्यार्थी जी हम इसको क्या दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है? ऊष्मा। ये ऊष्मा दे रहा है तो क्या चीज़? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं विद्यार्थी जी? फेरिक ऑक्साइड। ये सल्फर डाई ऑक्साइड। ये क्या बना रहा है? सल्फर ट्राईऑक्साइड। अर्थात जब फेरिक ऑक्साइड को ऊष्मा देकर तोड़ते हैं तो क्या बनाता है? फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा देकर तोड़ते हैं तो फेरिक ऑक्साइड तथा फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस बनाता है।
अब चूना पत्थर अर्थात क्या, CaCO3 मतलब संगमरमर को कुछ उष्मा देकर तोड़ेंगे तो क्या, CaO मतलब क्विक क्लाइम या बिना बुझा हुआ चूना बनाएगा विद्यार्थी, और साथ में CO2 गैस बनाएगा हमारा। और एक होता है लेड नाइट्रेट, कौन सा, लेड नाइट्रेट, तो PbNO3, तो PbNO3 को हॉल ट्वाइस 2 PbNO3 इंटू हॉल ट्वाइस को अगर जो उष्मा देकर तोड़ते हैं तो लेड ऑक्साइड बनाएगा। इसको क्या पढ़ते हैं, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये साथ में कुछ ऑक्सीजन गैस बना रहा, कौन सा गैस, तो ऑक्सीजन गैस बना रहा हमारा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कौन सा अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन में आपको तीन ही अभिक्रिया, तीन रिएक्शन याद रखना, एक फेरस सल्फेट का अपघटन, एक चुना पत्थर का अपघटन, एक लेड नाइट्रेट का दहन। उसके बाद आपका जल का वैद्युत अपघटन। जल का वैद्युत अपघटन में सिंपल सी आपको याद रखना है, जल को तोड़ेंगे। जल क्या क्या चीज़ से बना हुआ विद्यार्थी जी, एक हमारा हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। तो जब जल पर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या चीज़ में टूट जाएगा, हाइड्रोजन प्लस कुछ ऑक्सीजन। यहाँ देख सकते हैं ये जल में कुछ विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है, तो ये जो गोल गोल बूंद बन रहा है ये कुछ ऑक्सीजन का बूंद है, और साथ में यहाँ जो बन रहा है ऊपर ये कुछ हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो यही बोल रहा है, जल में अम्लीकृत विद्युत धारा प्रवाहित करें। अम्लीकृत विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों में विघटित हो जाता है। जल कौन सा, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस में विघटित हो जाता है। कैथोड, कैथोड किसे कहते हैं, कैथोड जहाँ ऋण ध्रुव, जहाँ H2 हाइड्रोजन गैस कुछ एकत्रित होता है उसे कौन की कैसे कहते हैं, कैथोड। एनोड, एनोड मतलब धन ध्रुव, जहाँ O2 गैस एकत्रित होता है उसे एनोड कहते हैं। आयतन अनुपात, H2 और O2 का आयतन अनुपात हमेशा 2:1 होता है। H2O बनाइएगा विद्यार्थी तो हाइड्रोजन 2 चाहिए और ऑक्सीजन 1 चाहिए, तो 2:1 होता है, क्योंकि जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं। जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 अणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं, और हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं। और प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन वैसा प्रकाशीय वियोजन में कुछ सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश का अपघटन, सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश में अपघटन। तो सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl सूर्य के प्रकाश में कुछ धूसर ग्रे रंग का सिल्वर धातु में बदल जाता है। जैसे 2AgCl प्लस सूर्य के प्रकाश आएगा तो 2Ag मतलब चांदी में टूट जाएगा और क्लोरीन गैस में टूट जाएगा ये। तो ये वियोजन हो रहा है, कौन सा वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। तो इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड है, तो ये Ag में और 2Ag है, ये Br2 में कुछ हो जाए, विघटन हो जाएगा। तो इन दोनों अभिक्रिया का उपयोग श्याम फोटोग्राफी मतलब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है विद्यार्थी जी। अब उष्मा शोषी अभिक्रिया, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसको पूर्ण करने के लिए उष्मा की जरूरत हो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है, सभी वियोजन अभिक्रियाएं उष्मा शोषी अभिक्रिया है। हम आपको बताए थे ना विद्यार्थी जी, जितना भी वियोजन अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। सभी संयोजन अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। संयोजन उष्मा क्षेपी मतलब उष्मा का बाहर निकलेगा। तो उदाहरण, बेरियम हाइड्रोक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया से तापमान घटता है। यह आप याद रखिएगा विद्यार्थी जी, क्या, बेरियम हाइड्रोक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया से तापमान घटता है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण में पौधों के प्रकाश का अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करते हैं। किसके प्रकाश के, तो सूर्य का प्रकाश का अवशोषण करते हैं। और नेक्स्ट नंबर विस्थापन अभिक्रिया विद्यार्थी जी, विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, तो परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से कुछ विस्थापित कर देता है। अर्थात AB+C ये
ये हमारा कौन सा सी है जो अधिक अभिक्रियाशील किससे है, बी से। तो ये क्या बना लेगा विद्यार्थी जी, BC प्लस क्या बना लेगा, ए। तो यही है, देखिए लोहे के किल एवं कॉपर सल्फेट, लोहा के किल, लोहा Fe हो गया विद्यार्थी जी, कॉपर सल्फेट CuSO4। तो ये CuSO4 कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील कोची है, आयरन। तो ये बना लेगा FeSO4 प्लस Cu को कोची कर देगा, विस्थापित कर देगा विद्यार्थी जी। बहुत आसान है। तो ये आपको ये छोटा सा डेफिनेशन याद रखना, और ये आपको एक एग्जाम्पल याद रखना, इससे आपका एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाएगा और आसानी से लिख सकते हैं इसको। और नेक्स्ट चलते हैं द्विबीय स्थापन अभिक्रिया। तो वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विबीय स्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात यहाँ देखिए AB प्लस CD, ये अभिक्रिया, तो ये दोनों आपस में क्या बदल लेगा, AC प्लस BD हो जाएगा, या AD प्लस BC या CB हो जाएगा विद्यार्थी। जैसे बेरियम सल्फेट, यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम प्लस आएगा, SO4 कुछ आएगा, माइनस आएगा। यहाँ Ba प्लस आएगा, Cl2 माइनस आएगा, Cl2 माइनस आएगा विद्यार्थी जी। अब Ba यहाँ प्लस आएगा, SO4 माइनस। ये दोनों आपस में ये प्लस इस माइनस से बना लेगा, ये प्लस इस माइनस से बना लेगा। तो Na किससे बना लेगा, Na माइनस कुछ Cl2 है ना, तो NaCl2 आ जाएगा विद्यार्थी जी। NaCl आ जाएगा, 2NaCl, और क्या आ जाएगा 2NaCl, SO4, तब BaSO4 बना लेगा, तब BaSO4 प्लस NaCl। इसी अभिक्रिया को द्विबीय स्थापन अभिक्रिया को क्या देख रहे हैं विद्यार्थी जी, सब में एक्वस बना रहा है। तो इसको देखिए, तो एक्वस, तो सॉलिड क्या बना है, एक्वस। तो इसको कोची बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं विद्यार्थी जी। तो क्या बोला, सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के विलयनों को मिलाने पर बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनता है। नेक्स्ट चलेंगे और अगले पेज पर देखेंगे। नेक्स्ट कौन सा अभिक्रिया, तो अवक्षेपण अभिक्रिया। परिभाषा, जिन रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिलेय कहे का मतलब जो जल में ना घुले ठोस पदार्थ अवक्षेप का निर्माण होता है, तो जल में नहीं घुलता, उसे अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। तब BaSO4 का बनना, तब देखिए तो तो इसे BaSO4 बनाएगा, Cl2 इसे NaCl बना लेगा। ये क्या देखें, ये प्योर पीछे वाला रिएक्शन है विद्यार्थी जी। कौन सा रिएक्शन किसका, तो ये हमारा हो जाएगा द्विबीय स्थापन का रिएक्शन। ये देखिए 2Ki, तब PbI2 प्लस 2KNO3, ये NO3 किसके साथ चल जाएगा, K के साथ, और I चल जाएगा Pb के साथ। ये भी कौन सा अभिक्रिया, तो द्विबीय स्थापन अभिक्रिया। तो इसलिए बोलते हैं द्विबीय स्थापन अभिक्रिया को ही अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट चलिएगा पेज पर, उपचयन तथा अपचयन। उपचयन तथा अपचयन पढ़ना विद्यार्थी। तो उपचयन अपचयन काफ़ी आसान है, खाली आप ध्यान से देखिएगा और सीख जाइएगा। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसी अभिक्रिया के पदार्थ में क्या ऑक्सीजन में वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन में कमी। ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी, कौन सा अभिक्रिया, तो उपचयन अभिक्रिया। आप इसको इतना ही याद रखिएगा, ऑक्सीजन लिख के इसको ऊपर के लिखे, नीचे इसको नीचे के लिए, ऑक्सीजन में ऊपर हाइड्रोजन नीचे। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन की संख्या में कमी हो, उसे कौन सा अभिक्रिया करते हैं, उपचयन। अपचयन में क्या कर लीजिएगा, इसको उल्टा कर लीजिएगा, O-H2 आगे। तो इसको क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की में कुछ हो, कमी हो या ह्रास हो, अथवा हाइड्रोजन में वृद्धि हो। जैसे Cu प्लस H2, तो क्या हो जाएगा Cu प्लस H2O। देखिए तो हाइड्रोजन में कोई क्या बढ़ा, ऑक्सीजन बढ़ा। यहाँ देखिए ऑक्सीजन में क्या बढ़ रहा है, कॉपर बढ़ रहा है। तो यहाँ क्या हाइड्रोजन में कमी हो रहा है तथा ऑक्सीजन में वृद्धि हो रहा है। यहाँ हाइड्रोजन में कमी हो चाहे ना, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रहा है विद्यार्थी जी। यहाँ ऑक्सीजन में देखिए तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में कमी हो रहा है, साथ में किसमें, हाइड्रोजन में वृद्धि हो। हाइड्रोजन जो अकेले था पहले, अब ऑक्सीजन के साथ हो गया। नेक्स्ट चलते हैं और समझेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं उपचयन तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन एक साथ हो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन साथ साथ हो, उसे कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे H2 मतलब Cu प्लस H2O, तो Cu प्लस H2O में क्या बन गया, कॉपर। यहाँ पर देखिएगा विद्यार्थी जी, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है।
तो यहाँ ऑक्सीजन के कमी मतलब कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीजन का कमी मतलब कौन, ऑक्सीजन की कमी मतलब अपचयन, ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब उपचयन। तो उपचयन तथा अपचयन साथ साथ हो रहा है, इसलिए इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या, रेडॉक्स या अपचोपचय अभिक्रिया, अपचोपचय अभिक्रिया बोलते हैं इसको। उसके बोल रहा है संक्षारण। तो संक्षारण किसे कहते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती है तो उसके ऊपरी परत धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब लोहा एवं कोई भी आयरन के वस्तु को देखते हैं जो लंबे समय तक नमी एवं आर्द्रता में रखे जाते वायु की उपस्थिति में, तो उसके ऊपर धीरे धीरे भूरे रंग की पतली परत चढ़ जाती है, जिससे क्या जंग लग जाता है, उसको ही संक्षारण बोलते हैं विद्यार्थी जी। तो लोहे पर जंग लगना, अब भूरे रंग की परत, तो Fe3 इंटू तो ये कुछ Fe3 इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको ही, कोची बोलते हैं विद्यार्थी जी, जंग लगना। चांदी पर काली परत चढ़ना, कभी कभी देखते हैं चांदी को अगर जो ऑक्सीजन के वातावरण में रख देंगे तो उस पर काली परत जल चढ़ जाता है, तो कोची Ag2S बन जाता। तांबे पर हरी परत चढ़ना, इस पर, और तांबे पर हरी परत चढ़ना कौन सा अभिक्रिया, संक्षारण अभिक्रिया। विकृत गंधिता एवं बचाव, तो विकृत गंधिता क्या कहते हैं, जब वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उपचयित होकर उनके स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं, तो इसे विकृत गंधिता कहते हैं। रोकने एवं बचाव के उपाय सीखना विद्यार्थी जी, तो प्रतिऑक्सीकारक मतलब एंटीऑक्सीडेंट मिलाना, जैसे कुछ BHT। नाइट्रोजन गैस भरना मतलब चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर कौन सा गैस भरना, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि वो कुछ विकृत गंधिता से बच सके। वायुरुद्ध बर्तनों में रखना, वायुरुद्ध बर्तनों का मतलब जिसमें ऑक्सीजन आसानी से ना जा सके, वैसे बर्तनों में पेय पदार्थ हैं यानी खाने योग्य पदार्थों को रखना। रेफ्रिजरेटर या शीतलन या फ्रिज में किसी चीज़ को रखना जो खाने योग्य हो, तो उससे विकृत गंधिता आसानी से नहीं होता है। तो ये हमारा पूरा ख़त्म हो गया, कौन सा, रासायनिक समीकरण। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार याद रखना, ये दो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। और संक्षारण याद रखिएगा, संक्षारण और विकृत गंधिता, ये इसे इतना इम्पोर्टेंट है इस विद्यार्थी जी। अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे क्या, जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स कितना, जो हमारा 16 वर्ष में लास्ट 16 वर्ष का PYQ देखेंगे, उसमें देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है। जो एक पार्ट में आएगा ऑब्जेक्टिव खाली, और सेकेंड हाफ में उसका आएगा सब्जेक्टिव प्लस 5 लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब जो जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन इससे पूछा वो देख लेंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेंगे। अगर जो आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा विद्यार्थी जी, और ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो आपको लगता है कि ये वीडियो फ़ायदेमंद है तो अपने दोस्त को भेज दीजिएगा। अगर जो आपका कोई भाई बंधु सखा कोई भी 10th का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो तो उसको भेज दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए।